नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आज देश में सोशल प्लेटफ़ॉर्म को लेके बड़ी ही हलचल मची हुई है। आप देख रहे होंगे कि सरकार ने ट्विटर हुआ या फ़ेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इसको लेकर कुछ सेल्फ़ रेगुलेशन की बात की थी 25 फरवरी को। 25 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने 3 महीने का समय इन सोशल प्लेटफ़ॉर्म को दिया था कि ये सेल्फ़ रेगुलेशन बना के सरकार को सौंपे। 25 फरवरी के बाद 25 मई 3 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। इसको लेके सरकार ने भी अब अपना जो रुख है वो सख्त कर दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ में देवेश चौधरी जी हैं। देवेश चौधरी जी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक तीसरा पक्ष के संपादक भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया है, इस पे जो सरकार नकेल कसने की बात कर रही है, ये कहाँ तक ठीक है, और इसको अगर नकेल कसती है तो सोशल मीडिया पे जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या नुकसान होगा, इस पे हम बात करते हैं। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो सोशल मीडिया को लेके जो हलचल मची हुई है, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे क्यों पाबंदी लगाना चाहती है? मंगलेश जी, जो वर्तमान सिनारियो है उसको हम देख रहे हैं, और जब हम उसको देख रहे हैं तो हम एक बात को नज़रअंदाज ना करें कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं और गंगा में जो लाशें बह रही हैं आदमियों की, जो लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए हम देख रहे हैं। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है, किसी की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही है, और किसानों को आंदोलन करते हुए 6 माह हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेके जिस तरीके से किसानों ने अभी तक अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार की भद्द पिटी है, और जो कोरोना मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से वैक्सीन आपने दूसरे देशों में जो है रेवड़ी की तरह बांटी, और उसके बाद अब यहाँ पे स्थिति यह है कि लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जिनको पहली वैक्सीन लग गई है उनके लिए आप नए नए तरीके के प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं कि कभी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो 28 दिन बाद, तो 50 दिन बाद, इस तरीके से जो है आप लालीपाप थमा रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में सरकार के लिए असुविधाजनक प्रश्न बन चुके हैं। जब किसी भी सरकार के लिए सवाल से भागने वाली सरकार, जो सवालों से पलायन करती है, जब उससे सवाल होने लगें तो सबसे पहले वह जो है उन तंत्रों पर नकेल कसती है जो कि जनता को सूचना का प्रवाह करते हैं, जनता तक सूचना पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं कि इस समय हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, कथित चौथा स्तंभ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सरकार और पूंजीपतियों, कारपोरेट ताकतों के हाथों पूरी तरीके से अपनी अस्मिता को गिरवी रख चुका है। एकमात्र सोशल मीडिया है जो जनता की बात करता है और जनता तक सरकार की कारस्तानी पहुंचाता है, और शासक वर्ग की जो बेईमानियां हैं उनको जनता तक जो है हूबहू पहुंचाता है, और जनता उस पर अपनी तत्काल प्रतिक्रिया भी देती है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो। और यही कारण है कि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हों या आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हों, इन लोगों ने इनको चेतावनी जारी की थी कि आप अपनी एक जो है नियमावली तैयार कर लें, और एक रेगुलेटरी के तहत आपको जो है अपनी जानकारियां जो हैं वो सरकार के साथ साझा करनी होगी। तो निजता के उल्लंघन का आरोप जब लगा सरकार के ऊपर, तो सरकार ने संविधान की दोहाई देना शुरू कर दिया कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हो, हमारे लिए भारतीय संविधान और देश की संप्रभुता बहुत अच्छी, सर्वोच्च है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सरकार देश के संविधान के बारे में और संविधान की संप्रभुता के बारे में बात कर रही है। वो सरकार जो दिशा रवि को, एक पर्यावरण कार्यकर्ता को, सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लेती है कि उसने टूल किट तैयार की है, वह जो है किसान आंदोलन के समर्थन में जब लिखती है तो उसको ग्रेटा थनबर्ग जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता है, वह उसको टैग करती हुई है, तो वो ये मान लेती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल थी। भीमा कोरेगांव में जो है आज 3 साल से ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर ठूस कर रखा गया है, उसमें अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, उसमें भी सरकार को टूल किट नजर आती है। यानी संबित पात्रा यदि कुछ करते हैं और संबित पात्रा के कृत्यों का जब पर्दाफाश कर देता है ट्विटर हैं, और सोशल मीडिया पे जब वो बेनकाब हो जाते हैं, तो सरकार को इन पे बैन लगाने की बहुत जल्दी सूझती है, और ये कहते हैं कि आप हमारे साथ सूचनाओं को साझा करिए। प्रश्न ये है कि यहाँ पे ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो ट्विटर हो,
चाहे वो फेसबुक हो और चाहे वो व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप जो है फेसबुक की ही एक इकाई है। तो इनका कहना ये है कि हम अपने ग्राहकों के या हम अपने उपभोक्ताओं के, हम अपने कंज्यूमर्स के डाटा आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, यह एक हमारे लिए खतरा हो सकता है। हम आधार कार्ड के मामलों में हम देख चुके हैं, हमने देख लिया है कि सरकार ने किस तरीके से जो है देश की जनता की निजता का उल्लंघन किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी बहस भी चली है और ये हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सीधा व्यू ये है कि ये जो है पूरी तरीके से सरकार को नागरिकों की, नागरिक स्वतंत्रता की और सिटीजन लिबर्टी की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वह दरअसल ट्विटर ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को प्रमुखता दी है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में जो ट्वीट किया उसको जो है ट्विटर ने डिलीट नहीं किया, जिससे सरकार की भद्द पिटी। और इवन स्थिति यह है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक हैं, अन्य देशों में तक जो है मोदी के बारे में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तक जो है बोला कि भाई किसानों की समस्याओं को हल होना चाहिए, और आपने यह मान लिया कि यह हमारी संप्रभुता पे हमला है। लेकिन आप जब किसी अन्य देश के मामले में जब बोलते हैं, जब म्यांमार के आंतरिक मामलों में जब आप बोलते हैं, जब आप जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में जब आप बोलते हैं, जब आंग सान सूकी के मामले में आप बोलते हैं, तो किसी देश की निजता का हनन नहीं होता है। लेकिन जब आपकी कारगुजारियों को सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब बेनकाब किया जाता है तो आपकी निजता का उल्लंघन हो जाता है। तो दरअसल ये निजता नहीं है, ये दरअसल क्या है, सरकार जो है इनको कंट्रोल करना चाहती है और ये कहना चाहती है कि आप हम आपको अगर उपभोक्ता और ग्राहक उपलब्ध करा रहे हैं तो आप हमारी शर्तों पे काम करेंगे। और इन कंपनियों का कहना यह है कि भाई हम जो है, हम आपके जो नियम कानून है हम उनका पालन करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने नागरिकों की जानकारियों को हम कैसे आपके साथ साझा कर सकते हैं, क्या गारंटी के कल को उनका दुरुपयोग नहीं होगा। यही बात है कि ये जो सरकार और इनके बीच में, सोशल प्लेटफॉर्म के बीच में, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, ट्विटर ने तो अदालत में कब तक दरवाजा खटखटाया है, व्हाट्सएप ने तो थोड़ा सा इनके सामने जो है सरेंडर भी कर दिया है। तो ये पूरी तरीके से ये बताना चाहते हैं, ये फांसीवादी सरकार, कोई भी फांसीवादी सरकार का ये प्रथम जो काम होता है वो ये होता है कि जनता तक सूचनाओं को कैसे पहुंचने से रोका जाए, और ये सूचनाओं को पहुंचने से रोके जाने का षड्यंत्र है, जिसकी वजह से इन कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि ये इनको जो है सरकार की मंशा के अनुरूप या सरकार की परोक्ष इच्छाओं का सम्मान करते हुए, जैसा वो चाहे, जिस तरीके से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो काम कर रहे हैं सरकार के मन मुताबिक, उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी वो काम करें। इसलिए ये पूरा का पूरा जो है एक विवाद या एक पूरा जो उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। आपको क्या लगता है ये जो लड़ाई चल रही है तो इसको मतलब ये कहाँ तक पहुँचेगी? इसमें क्या ये सारी कंपनियाँ यहाँ के कानून को मानेंगी या फिर मतलब बंद ही कर दिया जाएगा? देखिए क्या होता है कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का कहना यह है कि आप जिस देश में कारोबार करती हैं उस देश के कानून को आप सम्मान करती हैं। अमेरिका को जो है आप नीति के मुताबिक, अमेरिका की सरकार की नीतियों के मुताबिक काम करती हैं, तो आप हमारे नीतियों के मुताबिक काम क्यों नहीं कर सकते, ये इनका तर्क है। लेकिन इनके तर्क के प्रत्युत्तर में हमारा भी एक तर्क है कि जब आपको मालूम होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ट्विटर अकाउंट क्लोज कर दिया था ट्विटर ने, तब इन लोगों ने नहीं बोला कि ट्विटर ने जो है निष्पक्षता और स्वायत्तता का परिचय दिया है। क्या ऐसा साहस भारत में ट्विटर प्रधानमंत्री जी के साथ या किसी अन्य के साथ कर सकता है? सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले दिन इनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि ट्विटर के ऑफिस में दिल्ली की जो है क्राइम ब्रांच की टीम भेजी जाती है, दिल्ली पुलिस जाती है वहाँ पर, उनको नोटिस तामील करती है और उनको धमकाने का काम करती है। ये क्या कहलाता है? ये दरअसल ये पूरे कर्मचारी को भयभीत करने का एक तरीका है कि आप धीरे धीरे भारत को जो है आप देखिए कि एक किस्म से सोमालिया, साइप्रस और नाइजीरिया बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है या तो हमारे हुक्म पे काम करिए, हमारी इच्छाओं को अनुरूप काम करिए, अन्यथा जो है निष्पक्ष तरीके से हम आपको काम करने में व्यवधान डालेंगे। और व्यवधान डालने के लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया है कि आप जो है जानकारियों को साझा करिए। तो आपका मूल सवाल यह था कि ये जो इनके बीच में जो वार चल रहा है इसकी परिणति क्या होगी, इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन ये है कि चूंकि इन मतलब आपका जो सोशल मीडिया है इनको सरेंडर करना पड़ेगा सरकार के सामने, क्योंकि इनको भी अपना धंधा करना है। ये दरअसल धंधा करने आए हैं, कोई एक चैरिटी या सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आए हैं। ये और बात है कि बहुजनों के लिए ये सोशल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि और सरकार की भी मजबूरी यह है कि सरकार भी इनको डरा सकती है। मतलब सरकार इज लाइक ए बार्किंग डॉग, नॉट बाइटिंग डॉग, आप समझिएगा। तो वो इनका नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकती है क्योंकि अधिकांश लोग जो है जियो की सिम लिए हुए हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो अंबानी को नुकसान होगा, और अंबानी को नुकसान होगा तो सीधे सीधे आप समझ सकते हो किसको नुकसान होगा। 2014 की बात की जाए तो सरकार ने जितना, मोदी सरकार है या बीजेपी बोल रहे, सबसे ज्यादा तो सोशल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया। आज वही सोशल प्लेटफॉर्म इनके लिए सरदर्द बन गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इस बार उनको जो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है? आपने एक उसको मिथोलॉजी में एक कहानी है, आपने वो कहानी ये है, आपको पता ही होगा, शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया। तो ये इस कहानी को आप यहाँ भी फिट कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया ने मोदी जी की छवि को चमकाया है, वही आज उनकी छवि को खराब भी कर रहा है। आज वही इनकी छवि को एक्सपोज कर रहा है। अभी एक किसी कोई सर्वे ने किया है, उसमें बताया कि 20% उनकी जो लोकप्रियता थी वो घट गई देश में। बिल्कुल। तो ये दरअसल क्या होता है कि सोशल प्लेटफॉर्म को आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आपने जो है गोदी मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, उस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। कारण उसका यह है कि इसका रिमोट आपके हाथ में नहीं है, ये बाहर से संचालित हो रहे हैं। इसलिए इन पे इस तरीके से नकेल कसी जा रही है। जिन्होंने ट्रोल आर्मी तैयार की, जिन्होंने आईटी सेल बनाया, और उस आईटी सेल ने इनको 2014 का, और आप ये देखिए कि 2014 के बाद 2019 का चुनाव जिताया आपको, वही सोशल मीडिया ने जो है इनको इनकी एक मसीहाई छवि पेश की प्रधानमंत्री जी की, ठीक है। और आज वही सोशल मीडिया जब आपको एक्सपोज कर रहा है, चाहे कोरोना मैनेजमेंट के नाम पे देख लें आप, चाहे किसान आंदोलन के नाम पे आप देख लें, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न के मुद्दों को लेके देख लें आप, चाहे महंगाई के मुद्दों को लेके देख लें आप, चाहे महिलाओं के अपराधों के मुद्दों को लेके आप देख लें, तो इनको ये लग रहा है कि हमारी जो बजबजाती गंदगी के ऊपर जो हमने हरी चादर बिछाई हुई थी, ये उन्होंने हटा ली है। तो अब ऐसी स्थिति में उनको ये मंत्र सूझा कि किस तरीके से हम इन पे नकेल कसें। अच्छा, अपन ये भी मान सकते हैं कि ये सोशल मीडिया जो हथियार हैं, आज वो ऐसे लोगों के पास चला गया है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया आज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की हम हालत देख रहे हैं कि वो भोपू बन रह गए सरकार के। तो सोशल मीडिया ऐसे हाथ में, तो सरकार को ये लगता है कि अगर इस जनता अगर जागृत हो गई, और ख़ास तौर पे वो 3/3 हिस्सा जो इस देश की आबादी है ना, मूल निवासी जिनकी बात करते हैं, वंचित वर्ग हो गया, SC ST ये हो गए, तो अगर ये समझदार हो गई तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा। तो ये कहीं लगाम लगाने की बात कर रही है। मैं मंगलेश जी, आपकी बात में इसलिए दम है क्योंकि इसी सोशल मीडिया के दम पे पश्चिम बंगाल का चुनाव हारे हैं ये। हमको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने पूरे आईटी सेल के साथ पूरे मिनिस्ट्री मीडिया को, सारे चैनलों को जो दावा करते हैं 24 आवर्स इंटू 7 वाले, उनने तमाम लोगों ने जो है ये बता दिया कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा की लहर चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफार्म था जो बाकायदा बता रहा था इस बात को कि वहाँ पे जो है किस तरीके से ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों में क्लैशेज पैदा कर रहे हैं, मटुआ समुदाय के लोगों को लेकर किस तरीके से भड़का रहे हैं, दलितों को जो है बंगालियों के खिलाफ, बंगालियों को जो है आदिवासियों के खिलाफ, और वहाँ पे जो है मुस्लिमों को जो है शेष बंगालियों के खिलाफ किस तरीके से लड़ाने का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से ये जो है अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वोटों की फसल तैयार करने का काम कर रहे हैं। इस बात को सोशल मीडिया ने उजागर किया। जब तो नहीं, आपको क्या लगता है कि आने वाले में समय में, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव भी होना है, उसके बाद फिर 2023 में मतलब मध्य प्रदेश के भी होंगे, और 24-25 में तो आप मान के चलिए कि सेंट्रल के भी चुनाव होने, तो रोक ले क्या इसको? नहीं, चलिए, है ना। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ ना सोशल मीडिया इस पर फर्क डालेगा इन राज्यों में भी? इन राज्यों में भी जो है सोशल मीडिया बिल्कुल फर्क डालेगा। और सोशल मीडिया का काम राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ आपको जो है सामाजिक जागरूकता देना भी है, क्योंकि ये जागरूकता आपको कोई अखबार या कोई चैनल नहीं दे सकता। ये दरअसल इसको कहना चाहिए सिटीजन जर्नलिस्ट है। इसमें हर नागरिक एक पत्रकार भी है, हर नागरिक का अपना एक नज़रिया भी है, और हम तो आभारी हैं इस बात के कि बहुजनों को इससे अच्छा प्लेटफार्म कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात इस मीडिया के माध्यम से रख सकता है, और जिसको चाहे ताकतवर से ताकतवर आदमी को टैग करके अपनी बात कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया ने
अगर इनकी छवि बनाने का काम किया है तो उसी सोशल मीडिया ने जो है इनकी, क्योंकि क्या होता है निश्चित रूप से ये आरोप लगे ट्विटर के ऊपर भी कि सरकार के प्रति जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी, है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब इनकी खिंचाई हुई तो इनको अपने आप को निष्पक्ष भी करना पड़ा। आपको याद होगा कि आँखी दास को क्यों हटाया गया था, जो कंट्री हेड थी, हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनकी जो छोटी बहन है वो जेएनयू में एबीवीपी की नेता थी और ये जो है सरकार के पक्ष में नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए फेसबुक से उनकी विदाई हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये जो फेसबुक है या जो भी सोशल प्लेटफार्म है ये अब इसको कंटेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अब ये क्या है, किसी के अवामंडल में ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकता क्योंकि इनको अपना बिजनेस चलाना है और आपको मालूम होना चाहिए बहुजन समाज इसका बहुत बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो जब वो कंजप्शन कर रहा है आपके न्यूज़ को तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसके व्यूज़ को कंजप्शन करो। तो यही कारण है कि अभी यूपी के चुनाव होना है अगले साल, उसके बाद 2023 में जो है भारत के चुनाव होना है 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है और 2030 में मध्य प्रदेश के चुनाव होना है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से अगर इन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का इनको एहसास हो गया क्योंकि जिससे इन्होंने ताकत ग्रहण की है वह आज इनके अगर विरोध में चला जाता है या निष्पक्ष हो जाता है तो निश्चित रूप से इनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। इस बात को इन्होंने समझ लिया है, इसलिए किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जाए, जिस तरीके से इन्होंने भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया पे कंट्रोल किया है उसी तरीके से ये सोशल प्लेटफॉर्म पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही एकमात्र उद्देश्य है। ये बाकी तो ये जो संप्रभुता और स्वतंत्रता और भारत के नागरिक और संविधान की जो बात कर रहे हैं ये दरअसल ठीक वैसे ही है जैसे नदी किनारे बैठा हुआ कोई व्याघ्र अगर अहिंसा का उपदेश दे हैं और किसी से ये कहे कि मैं आपको ये स्वर्ण कंगन देना चाहता हूँ यदि आप इस तालाब में जाके स्नान करके आप आ जाएं तो क्योंकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, वो पंचतंत्र की कहानी है जो, तो दरअसल ये वही चीज़ है। सच्चाई यही है कि कल को अगर ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप जो है नमो नमो करने लगेंगे तो सारे प्रतिबंध ढीले कर दिए जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म और सरकार की जो लड़ाई चल रही है तो नरम कौन पड़ेगा? मैं दरअसल ये सवाल जितना सीधा है इसका जवाब उतना सीधा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें देखिए सरकार भी मानती है कि अगर वो उस पर पाबंदी लगा देती है तो नुकसान उसका भी है आने वाले समय में। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि आप इस बात को मान के चलिए कि अगर सोशल प्लेटफार्म पे अगर ये इस तरीके से अपनी रेगुलेटरी तैयार करेंगे और होना चाहिए, मैं मान के चलता हूँ कि संविधान और देश की संप्रभुता से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बात तब लागू होती है जब आपने नागरिक स्वतंत्रता के सारे उपकरण और जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आपने उपयोग करने की नागरिकों को छूट दी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आप नागरिकों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हो और ऊपर से संविधान की दोहाई दे रहे हो तो ये दोगलापन कहलाता है, ये हिपोक्रेसी कहलाती है। तो मेरा कहना यह है आपके सवाल के जवाब में कि इसमें क्या है, दोनों पक्षों को झुकना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इन कंपनियों को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यहाँ पे यह है कि सरकार भी जो है अपने कॉर्पोरेट मित्रों का नुकसान नहीं देखना चाहती है और ये कंपनियां भी जो है इतनी बड़ी जो संख्या में इनको जो ग्राहक मिले हुए हैं उनसे हाथ नहीं धोना चाहती हैं। दोनों की अपनी परस्पर आवश्यकताएं हैं और परस्पर आवश्यकताओं के चलते हुए ये निश्चित रूप से जो नूरा कुश्ती चल रही है या कुछ दिनों को ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का भी उपक्रम हो सकता है। कोरोना से हो रही मौतों को लेके या जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है या जो अपेंडिक जो मैनेजमेंट में जो विफलता है सरकार की, उसको ध्यान हटाने के लिए भी ये एक नियोजित प्रयास हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि इन कंपनियों को भी जो है हमारे संविधान और देश की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए और सरकार जो है निष्ठा के नाम पे जो है संविधान के नाम पे आप इनका जो है अपहरण नहीं कर सकते। आप इनसे गोपनीय जानकारी जो किसी नागरिक के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है, आपके विरोधियों को जो है आपसे खतरा पैदा कर सकती है उन विरोधियों की जानकारी लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले एक मैसेज भी चलाया था कि इतनी तारीख तक आप अपनी मतलब उस पर हमारी जो पॉलिसी बनी उस पर आप एग्री हैं तो करिए, नहीं तो आपका बंद करें। अब कहीं जाके वो ढीला ही पड़ा है। मुझे बताइए कि व्हाट्सएप ने जो इस तरह के डेटा जो था वो बाहर सर्कुलेट कर रहा था। जी मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दरअसल ये अपने ग्राहकों के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ने एक नियमावली जारी की थी, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ऐसा करना अगर हम उसको एक्सेस करते
तो निश्चित रूप से ये हमारी नागरिक स्वतंत्रता का भी हनन होता है। तो सरकार तो फिर ठीक कर रही थी ना, इन पे पाबंदी लगा रही थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमको ये भी समझना होगा कि रिमोट कहाँ था, हमको ये भी समझना होगा। वो दरअसल क्या सरकार के दबाव में ही किया जा रहा था, लेकिन जब उनको पता चला कि इससे हमारी ग्राहक संख्या कम हो जाएगी, लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम करके मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे या अन्य कोई प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो फिर उनको जो है अपनी नीति बदलाव करना पड़ा। और आपने देखा होगा फिर उन्होंने फिर वो अपना वो हटा भी दिया। तो आप ये मान के चलिए कि आज के उपभोक्तावादी दौर में जो है कोई भी अपने ग्राहकों से हाथ नहीं धोना चाहता है, और सरकार भी जो है सोशल मीडिया को नाराज करके जो है अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित नहीं करने देना चाहती कि हम जो है एक तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है और हम जो है अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध जाके काम करने वाली सरकार हैं। वो भले ही काम उसके विपरीत ही करें, लेकिन ये जरूर ये करेंगे कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन को बाधित हो। एक आखिरी सवाल जी, ये अगर आपको लगता है कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है आज बहुजनों के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हथियार है जी, तो अगर मान लीजिए पाबंदी लग जाती तो उसमें इनका कितना नुकसान होता है? किनका? बहुजनों का। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मंगलेश जी, क्योंकि ये जो बात है अभी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हमारे काम का प्रश्न यही है जो आपने पूछा है, क्योंकि अभी तक का जो प्रश्न थे वो सागर उनका साकी उनकी आंखें अपनी बाकी उनका वाला मामला था। अब हमारा सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। हमारे सरोकार ये है कि अगर ये बंद हो जाता तो बहुजनों का कितना नुकसान होता। निश्चित रूप से नुकसान होता, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि बहुजनों की एक संगठित आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार हुई है, और कई हमने अपने बीच से हैं इस तरीके के महत्वपूर्ण लोगों को सोशल मीडिया ने स्थान दिया है जिन्होंने सरकार के कानों में जहांगीरी घंटा बजाया है। लेकिन नुकसान एक सीमा तक होता, उसके आगे नहीं होता। वो ये कि हमारे बीच में जो जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता तो आ गई है। आप मुझे बताइए कि बाजार कभी किसी के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ता। बाजार में कोई दूसरी कंपनी कूदती, लेकिन हमारे बीच में जो एक संगठित प्रयास शुरू हो चुका था वह तो हो चुका था। आपने देखा होगा मिस्र की क्रांति भी इसी सोशल मीडिया की देन थी तो पश्चिमी एशिया से लेकर यूरोप के कई देशों में जो है सोशल मीडिया ने ही एक रिवॉल्यूशन तैयार की। तो बहुजनों के अंदर एक जो आवेग है, एक आग है, वह तो तैयार हो चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर इनके सरकार के और ट्विटर के और व्हाट्सएप की लड़ाई में अगर मान के चलो कि इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगता तो बहुजनों का सिर्फ उतना ही नुकसान होता कि उनको अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेटफार्म नहीं मिल पाता। लेकिन एक हमारे बीच में एक सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में जो एक सॉलिडरिटी तैयार हुई है अन्य प्रांतों से, अन्य लोगों से, वह टूटी नहीं जा सकती। और वह जो है अब ये मान के चलिए कि वो सरकार के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की रोल अदा कर रहा है। तो आज जो ये लड़ाई सरकार और सोशल प्लेटफॉर्म को लेके चल रही है, अब नतीजा तो अभी हम लोगों ने जिस बात पे डिस्कस किया तो उससे ये आया है कि भाई सरकार और सोशल प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप कंपनियाँ हो गई, व्हाट्सएप की कंपनी हो गई, फेसबुक हो गया, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा। अगर ये झुकेंगे नहीं तो सरकार के हाथ में लगाम है, वो कभी भी अपना चाबुक चला देगी। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो सरकार भी नहीं चाहती कि वो अपना नुकसान करे और कंपनी भी नहीं चाहती कि वो अपना नुकसान करे। तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम जनता को समय समय पर इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।